सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हमने पिछले अध्याय में पिछली क्लास में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापिका शक्तियों को पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि व्यवस्थापिका में आता कौन कौन है। और व्यवस्थापिका में आता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी दायित्व हैं, वो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो अपने देखते हैं कि कौन कौन से वो कार्य हैं, कौन कौन से वो दायित्व हैं। सबसे पहला कार्य है कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्यों को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलाता है। बड़ा सिंपल सा कथन है कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उन सभी को राष्ट्रपति जी द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब इस बात को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति संसद के केवल निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए 3 सेंटेंस उसने सही दे दिए, चौथा सेंटेंस दे दिया कि राष्ट्रपति केवल निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि सांसद चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, सभी प्रकार के जो सांसद हैं उनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। इसको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। लोकसभा के सभी सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही
व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अब संविधान ये कहता है कि लोकसभा के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति जी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि कुल हम 545 का आंकड़ा लिखते हैं। यहाँ पे 545 मेंबर हैं लोकसभा के, तो वास्तव में इन 545 के 545 सदस्यों को राष्ट्रपति जी द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती वास्तव में। लेकिन फिर भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो उसका उत्तर राष्ट्रपति ही होगा। अब क्या होता है कि जैसे ही नई लोकसभा के चुनाव हुए, अब जैसे मान लीजिए हम 17वीं लोकसभा की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही 17वीं लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, सभी जो निर्वाचित सदस्यगण हैं वो बैठे हैं, फिर तब तक लोकसभा के सदस्य नहीं कहलाए जा सकते जब तक कि वे लोग शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति जी आएंगे सदन में शपथ दिलाने के लिए, और 545 के 545 सांसदों को अलग अलग शपथ दिलाई जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। सबको इकट्ठी शपथ दिलाई जाए तो इसमें यह भी हो सकता है कि कई लोग शपथ ले ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि राष्ट्रपति इन 545 या 543 सदस्यों में से किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य चुना गया हो या सबसे वरिष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति को मंच पे बुलाएंगे और उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर घोषित कर देंगे। प्रोटेम स्पीकर यानी कि 543 में से एक व्यक्ति आया और वो क्या बन गया, प्रोटेम स्पीकर। और राष्ट्रपति जी कहेंगे प्रोटेम स्पीकर को कि आप शपथ लीजिए, और प्रोटेम स्पीकर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले लेंगे। हमने अनुसूची तीसरी पढ़ी थी, वहाँ पे हमने शपथों के प्रारूपों की बात की थी। तो तीसरी शपथ थी संविधान के प्रति निष्ठा की, ये शपथ ली जाएगी इनके द्वारा। तो प्रोटेम स्पीकर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। अब जो बाकी के 542 सांसद बचे हैं उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाई जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति ने लोकसभा में सिर्फ एक व्यक्ति को शपथ दिलाई, फिर भी हम क्या कहते हैं कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अब बाकी के 542 को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो ये थे वीरेंद्र सिंह। अब जैसे ही सभी सांसदों ने शपथ ले ली, उसके बाद थोड़ा प्रोटेम स्पीकर की बात कर लेते हैं। जैसे ही सभी सांसदों ने शपथ ले ली, तो अब क्या होता है कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू करनी होती है, और लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए हमें लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए। लेकिन अभी तक लोकसभा का अध्यक्ष तो किसी को बनाया ही नहीं गया है। तो कुछ समय के लिए ये प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के अध्यक्ष का रोल करेगा। इतने में लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को बहुमत के आधार पर अपना अध्यक्ष चुन लेंगे। जैसे अब की बार जो अपने ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा बूंदी के सांसद हैं,
को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब जैसे ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर के अगर कार्य पूछे जाएं तो इसके दो ही कार्य हैं, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। तो ये लोकसभा के सांसदों की शपथ हो गई। प्रश्न है किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने। प्रश्न है व्यवहार में शपथ कौन दिलाता है? तब उसका उत्तर होगा प्रोटेम स्पीकर। व्यवहारिक तौर पर पूछे तो प्रोटेम स्पीकर, और सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, प्रोटेम स्पीकर जैसे किसी भी पद का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अध्याय में, किसी भी भाग में प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का उल्लेख नहीं है। यानी प्रोटेम स्पीकर का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो फिर एक ऐसा पद है, ये एक गैर संवैधानिक पद है। ये गैर संवैधानिक पद है, ये असंवैधानिक नहीं कह सकते हम इसको। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, मान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर का पद एक असंवैधानिक पद है। असंवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। ये असंवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो पहला तथ्य क्या है कि लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, ये राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति है। दूसरा इसमें है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। 245 टोटल जो संख्या है राज्यसभा की। अब यहां पर भी पता क्या होता है, राष्ट्रपति वास्तव में व्यवहारिक तौर पर राज्यसभा के सभापति को शपथ दिलाते हैं। बाकी सदस्यों को शपथ दिलाना सभापति का काम है। लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यानी कि अगर इसको एक ही वाक्य में समेटना है तो संसद के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बात सिर्फ इतनी सी है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद में, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को जिन्हें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है। अब देखिए, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि वर्तमान में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत किए जाते। 17वीं लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया गया है। 16वीं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थे। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मनोनीत होने वाले एंग्लो इंडियन कौन कौन थे? तो आपको बता दूं 2 थे। एक तो था रिचर्ड हे, और दूसरा था जॉर्ज बेकर। रिचर्ड हे केरल से थे और जॉर्ज बेकर वेस्ट बंगाल से। तो ये 16वीं लोकसभा में मनोनीत किए गए 2 एंग्लो इंडियन थे, रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर। 17वीं लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया गया है और वर्तमान में संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में समाप्त कर दिया गया है, जैसा कि हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इस पर बात कर रहे थे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये अब भी किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनको समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त हो, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हालांकि ये दोनों प्रकार का मनोनयन राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत करता है।
देखिए संसद के अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए कि आहूत कौन करता है। आहूत का मतलब है बुलाना। संसद के अधिवेशन कौन बुलाता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि संसद के अधिवेशन का सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान का अर्थ है उसकी समाप्ति कौन करता है, तो समाप्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। समाप्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। यानी चाहे तो संसद का अधिवेशन बुलाना है, चाहे संसद के अधिवेशन के समापन की घोषणा करनी है, ये दोनों ही कार्य राष्ट्रपति जी द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये सभी को पता होता है। एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज को घुमा के लिखता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने की शक्ति किसमें निहित है? संयुक्त अधिवेशन। और बता दूं कि संसद का अधिवेशन चाहे संयुक्त है, चाहे एकल है, चाहे कैसा भी है, संसद का अधिवेशन बुलाने की बात हो रही है तो हमेशा राष्ट्रपति जी ही बुलाएंगे, चाहे वो संयुक्त अधिवेशन है, चाहे वो एकल अधिवेशन है, चाहे वो कैसा ही अधिवेशन है। अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति जी का ही काम है। अधिवेशन बुलाना और सत्रावसान करना कि भाई इस तारीख को हम इसको समाप्त कर रहे हैं, ये घोषणा भी अंतिम रूप से राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 85 कहता है, अनुच्छेद 85 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत करते हैं। दूसरा यानी कि चौथा फैक्ट, राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण दे सकते हैं और ये जो अभिभाषण होता है ये पूर्णतः मंत्री परिषद द्वारा तैयार होता है। यानी कि संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं और जो भाषण की जो भाषा है, जो उसमें लैंग्वेज है, जो विचार हैं, वो पूर्णतः मंत्री परिषद द्वारा तैयार होते हैं। या यूँ कहूँ कि मंत्री परिषद द्वारा तैयार भाषण दे सकता है राष्ट्रपति, जिसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 87 में। पांचवा है कि संसद द्वारा पारित प्रस्ताव तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर नहीं होते। संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करेंगे और वो प्रस्ताव कब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होते। और मान लीजिए संसद से कोई प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास आया है, तो क्या राष्ट्रपति जी को उस पर साइन करने अनिवार्य है, या फिर और क्या क्या राष्ट्रपति जी के पास ऑप्शन हो सकते हैं? तो मित्रों यहाँ पे राष्ट्रपति के पास रहते हैं 3 ऑप्शन। पहला है कि राष्ट्रपति जी ने आते ही साइन कर दिया, प्रस्ताव आया, राष्ट्रपति जी ने उसको पढ़ा, उनको लगा सही है, साइन कर दिया, तो वो अधिनियम बन गया, वो कानून बन गया। लागू होने की बात अभी नहीं है, लागू करना आगे की प्रक्रिया है, लेकिन वो अधिनियम बन चुका है। भारत में ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो तैयार होने के बावजूद भी लागू नहीं हो सके या बहुत देरी से लागू हुए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है तो वो कानून बन चुका है, एक वैलिड कानून बन चुका है। लागू करने वाली प्रक्रिया अलग बात है। तो पहला ऑप्शन रहता है कि भाई साइन कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन रहता है कि राष्ट्रपति ने उस दस्तावेज को पढ़ा, उनको लगा कि अभी इसमें थोड़ा सा संशोधन अपेक्षित है, यानी थोड़ा सा संशोधन इसमें किया जाना चाहिए, तो उस प्रस्ताव को मंत्री परिषद को वापस लौटा देते हैं कि भाई आप इसको वापस लेके जाइए। उस प्रस्ताव को संसद को वापस लौटा देते हैं कि भाई आप इस प्रस्ताव को वापस लेके जाइए और इसमें जो भी त्रुटि है, जो भी संशोधन करने योग्य मुद्दे हैं, उनमें संशोधन करिए और उसके बाद अगर आप पारित करके दोबारा भेजते हैं तब देखी जाएगी। तो राष्ट्रपति जी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है उनके पास। पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव लौटाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति संसद से पारित प्रस्ताव को कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनंत बार। तो कितनी बार लौटा सकते हैं? केवल 1 बार। 1 बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब लौटा दिया, संसद ने दोबारा से पारित करके भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति जी को उस पर साइन
करने ही होंगे। अब ये वे वाद्य हैं कि इनको साइन करना पड़ेगा। 2, तीसरा ऑप्शन रहता है कि राष्ट्रपति ने न तो हाँ की भी, न तो साइन किए, न ही उसको वापस लौटाया और न ही उस प्रस्ताव पर साइन करने से मना किया, यानी कुछ भी नहीं किया, उसको एक बार रख दिया कि बाद में देखेंगे जब टाइम मिलेगा। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जिसको बोलते हैं हिंदी में जेवी निषेधाधिकार। इसका मतलब है कि उस प्रस्ताव को उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया है कि देखेंगे भाई जब टाइम मिलेगा इसको पढ़ लेंगे, यानी कि वापस नहीं भेजा गया है। और एक बात और यहाँ पे नोट करने लायक है कि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को कितने समय के भीतर अनुमति देंगे। वे चाहे तो जाते ही उसको अनुमति दे दें, वे चाहे तो 2 दिन रखें, 10 दिन रखें, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितनी देर भी वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पड़ा रह सकता है, समय का उल्लेख नहीं है। और राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। भी राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा, ऐसा राष्ट्रपति के पास कोई भी अधिकार, कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइन करेंगे, भी साइन करने से इनकार नहीं करेंगे, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेंगे। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि वे साइन करेंगे। वे हाँ भी नहीं करेंगे, वे ना भी नहीं करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, पॉकेट वीटो। और आपको शायद ये विदित होगा कि 1986 में ज्ञानी जैल सिंह उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह ने एक, उनके पास अधिनियम आया था, डाक अधिनियम, उस पर एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ है। भारतीय संवैधानिक इतिहास में अगर आपसे पूछा जाए कि पॉकेट वीटो का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है। तो राष्ट्रपति ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 3 पावर है। संसद से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है तो वे हस्ताक्षर कर सकते हैं, अधिनियम बन जाएगा। उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पारित होकर पुनः आता है तो हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। या फिर उस प्रस्ताव पर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, न वो हाँ करते हैं न वे ना करते हैं, तो वह प्रस्ताव उनके पास पड़ा रहता है और इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ऐसा भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। छठा, अनुच्छेद 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, लिखा गया है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, संसद का सत्र नहीं चल रहा और देश को एकाएक किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में एक आकस्मिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहती है कि वे अध्यादेश जारी कर सकें। प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति जब कभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं? नहीं, जब कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसमें है? संसद में है बनाने की। राष्ट्रपति उसको स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति कानून बना नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई कानून की आवश्यकता भी है परंतु संसद का सत्र भी नहीं चल रहा, तो हम संसद के सत्र का इंतजार थोड़ी ना करेंगे। राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी करेंगे और एक कानून बन जाएगा, और वो कानून उतना ही वैलिड होगा, उतना ही वैध होगा जितना संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून होता है। परंतु अध्यादेश के तहत जो बनाया गया कानून है उसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 सप्ताह होती है, 6 वीक ओनली, 6 सप्ताह है। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है बड़ा अच्छे वाला कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है, इसकी गणना कब से की जाएगी? जिस दिन अध्यादेश जारी किया था क्या उस दिन गणना की जाएगी, या फिर संसद का सत्र शुरू होने से गणना की जाएगी, या फिर संसद का सत्र समाप्त होने से गणना की जाएगी? ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो क्या है कि मान लेते हैं हम कि आज है 5 जुलाई, हम सिर्फ मान लेते हैं कि 5 जुलाई है और 5 जुलाई को मान लीजिए संसद का सत्र समाप्त हो गया है। समझ में आ रहा है?
भाई 5 जुलाई को संसद का सत्र समाप्त हो गया है। ये शुरू कब हुआ तो उसको छोड़ दो, ये 5 जुलाई को समाप्त हो गया है, ये टाइम है संसद का सत्र जब चला। अब हमारा संविधान ये कहता है, अनुच्छेद 100 ये कहता है कि संसद के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं और दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी में हो गया, 1 दिसंबर में हो गया, इस साल में तो 2 हो गए, लेकिन इनमें जो गैप है वो 10 महीने का है, 11 महीने का है। तो 1 जनवरी में तो अगला जुलाई में होना ही चाहिए। कम से कम 2 है, अधिकतम आप 5, 6, 10, 20 कितने भी करवाओ। वर्तमान में 3 अधिवेशन हो रहे हैं। तो 5 जुलाई को समाप्त हुआ, इसका मतलब है कि ये दिसंबर से पहले पहले अगला जो सत्र है वो आयोजित हो जाना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि 5 जुलाई को समाप्त हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि अगला जो अधिवेशन है वो शुरू हुआ 5 अक्टूबर को। सिर्फ मान रहे हैं हम। और ये जो टाइम था ये क्या है, इस दौरान संसद का सत्र नहीं चल रहा था, ऐसा मान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब 5 अक्टूबर को अगला सत्र शुरू हो रहा है। अब जैसे ही देखिए यहाँ ये जैसे ही 5 जुलाई को सत्र समाप्त हुआ, 6 जुलाई को देश को एक कानून की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन कानून कौन बनाए, संसद तो है ही नहीं क्योंकि सत्र समाप्त हो गया है। तो 6 जुलाई को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और एक कानून बना दिया। 6 जुलाई से लेकर यह अध्यादेश चलता रहेगा 5 अक्टूबर तक, और 5 अक्टूबर से लेकर जैसे ही 6 सप्ताह पूरे होंगे ये समाप्त हो जाएगा। यानी मेरा कहने का साफ साफ आशय ये है कि अध्यादेश चाहे कभी भी जारी कर दिया गया है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अध्यादेश कब समाप्त होगा ये निर्भर करता है कि सत्र कब शुरू होता है। अगर 5 अक्टूबर को सत्र शुरू हुआ है तो यहाँ से लेकर जैसे ही 6 सप्ताह हो जाएंगे ये समाप्त हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 6 सप्ताह है। इस अवधि के दौरान भी सत्र चलता रहा है, लेकिन इस अवधि को 6 सप्ताह में काउंट नहीं किया जाएगा। चाहे यहाँ पे 6 सप्ताह से ज़्यादा समय ऑलरेडी बीत गया है। अगर मान लीजिए कि ये जो अवकाश है, मान लेते हैं कि 90 दिन का है, तो चाहे ये 90 दिन चलता रहा है, लेकिन ये 90 दिन गिने नहीं जाएंगे। यहाँ से लेकर गिने जाएंगे 42 दिन जब अगला सत्र शुरू होता है। तो अध्यादेश की अवधि कितनी है, 6 सप्ताह है। और 6 सप्ताह कहाँ से गिने जाएंगे, अगला सत्र शुरू होने की पहली तारीख से 6 सप्ताह तक। इसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें यह हो सकता है कि इसके समाप्त होने से पहले संसद को लगे कि हाँ ये बात सही है और संसद इसी मुद्दे पे कानून बना दे, तो वो कानून बन जाएगा। अगर कानून नहीं बनता है तो 6 सप्ताह बाद ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की अवधि जो होती है वो 6 सप्ताह होती है। ये थी हमारी व्यवस्थापिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ। अब हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जुडिशरी पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। देखिए पहली बात तो न्यायिक शक्तियाँ जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वह अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि न्यायिक शक्तियाँ केवल न्यायपालिका की होती है। जिस दिन कार्यपालिका की न्यायिक शक्तियाँ हो जाएगी तो समझो कि लोकतंत्र संकट में है। लेकिन यहाँ पे न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि ऐसी पावर्स जिनका संबंध न्यायपालिका से है उनको हम न्यायिक शक्तियाँ कहेंगे। तो यहाँ पे हम 5 अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 143, 143। ये 5 अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का जिक्र करते हैं। तो हम 5 को देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 72, और आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। किसको क्षमा करने की बात हो रही है?
अगर किसी मुजरिम को न्यायालय ने कोई दंड दे दिया है और वो चाहता है, उसको लगता है कि उसका दंड बहुत अधिक है, या फिर वो चाहता है कि उसके दंड को कम कर दिया जाए या फिर माफ़ कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति राष्ट्रपति के नाम एक दया याचिका भेज सकता है। राष्ट्रपति उस दया याचिका को पढ़ेगा। अगर राष्ट्रपति को वाकई लगता है कि इस व्यक्ति की सज़ा को कम कर देना चाहिए या फिर माफ़ कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 72 कहता है। अब क्षमादान भी 4 प्रकार का होता है। हम चारों का जिक्र करते हैं, इन अनुच्छेदों को हम बाद में पढ़ते हैं। देखिए, पहला होता है परिहार, दूसरा होता है लघुकरण, तीसरा होता है विलंब और चौथा होता है पूर्णतः क्षमा या माफ करना। परिहार का मतलब है सजा को कम करना, लघुकरण का मतलब है सजा की प्रकृति बदलना, विलंब का अर्थ है सजा को कुछ समय के लिए रोकना, बिल्कुल नहीं, कुछ समय के लिए, और क्षमा करने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर दिया है। देखिए, राष्ट्रपति के पास दया याचिका आई तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विलंब कर सकता है या फिर क्षमा कर सकता है। परिहार का मतलब है कि उस मुजरिम को जितनी सज़ा मिली है उसमें थोड़ा सा या थोड़ी सी कमी की जा सकती है। भाई 20 वर्ष की सज़ा है, उसको 10 वर्ष किया जा सकता है, 20 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना है, उसको कम किया जा सकता है, यानी उसी सज़ा को कम करने का उल्लेख है, किया जा सकता है। दूसरा है लघुकरण, इसमें सज़ा की प्रकृति बदली जा सकती है। फांसी की सज़ा हुई थी, उसको उम्र कैद में बदला जा सकता है, उम्र कैद की सज़ा थी, उसको 20 वर्ष के कारावास में बदला जा सकता है, 20 वर्ष का कारावास था, उसको आर्थिक जुर्माने में बदला जा सकता है, आर्थिक जुर्माना था, उसको कारावास में बदला जा सकता है। यानी कि सज़ा की प्रकृति बदली जाएगी, और जब भी प्रकृति बदली जाएगी सज़ा अपने आप ही कम हो जाएगी, तो सज़ा की प्रकृति भी बदल सकता है। तीसरा है विलंब, भाई किसी को फांसी होने वाली है, कल परसों को उसकी फांसी होने वाली है, उसने दया याचिका भेजी, तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए उसकी फांसी की सज़ा को रोक सकता है। ऐसी पावर राष्ट्रपति के पास है। या फिर राष्ट्रपति ने न तो परिहार किया, न लघुकरण किया, न विलंब किया, उसने कहा कुछ भी नहीं करना, इस व्यक्ति को बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल माफ़ कर दो, इसको घर जाने दो, ऐसा भी कर सकता है। तो ये 4 प्रकार की क्षमादान शक्ति है जो राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका आई और राष्ट्रपति ने उसको माफ़ कर दिया। ये राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है। इसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श करेगा, और मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति को माफ़ कर भी दिया, तो भी हो सकता है कि जो उसका प्रतिवादी पक्ष है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी सही शक्ति है कि वो दोबारा से उस व्यक्ति को दंड दे दे। भी मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने जुर्म किया, उसको फांसी की सज़ा होने वाली है, और राष्ट्रपति ने उसको माफ़ कर दिया, तो इसमें आगे ये भी प्रक्रिया है कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, क्योंकि अब राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया तो उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस क्षमा प्राप्त व्यक्ति को दोबारा से मृत्युदंड दे सकता है। यानी राष्ट्रपति ने अपना काम कर दिया, कोर्ट अपना काम करेगा, कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर यह सब कुछ करता है। उसके बाद है आर्टिकल 1 to 4 यानी कि 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय का, और इसमें ये लिखा गया है 124 में कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए मित्रों, हम उस दिन पढ़ रहे थे जब हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और स्थानीय स्वशासन
इन सब का निर्वाचन होता है, बाकी सभी की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों का जिक्र वहाँ पे नहीं हुआ, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बताया था कि नियुक्ति का प्रश्न आए और पद केंद्र का है तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और पद राज्य का है तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये रटने वाली बात नहीं है। कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। किसके परामर्श पर करेगा, ये बात की बात है, क्योंकि इसमें एक कॉलेजियम हमने बना रखा है वर्तमान में, उसकी सिफारिश पर यह राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, मैंने कहा था पद केंद्र का है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, पद राज्य का है तो राज्यपाल नियुक्ति करेगा। अब आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए ये मत मान लेना कि हाई कोर्ट जो है वो राज्य के पद हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। पद चाहे सुप्रीम कोर्ट का है चाहे वो हाई कोर्ट का है, नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करेंगे। यानी कि न्यायालय के संदर्भ में राज्य सरकारों का या राज्यपालों का कोई रोल नहीं है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 222 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश का दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है, किसी अन्य उच्च न्यायालय से 1, 2 या 3 या कितने भी न्यायाधीश दूसरे उच्च न्यायालय में मंगवाए जा सकते हैं। यानी ट्रांसफर का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक बात बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कभी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरण नहीं होता है। यानी कि पद को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाया जा सकता है, ऊपर से नीचे की ओर हम नहीं ला सकते। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है अगर वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं किया जा सकता। लास्ट अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श का अधिकार है, यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का अर्थ है कि अगर राष्ट्रपति किसी मुद्दे पे आकर ऐसा समझ भी नहीं पा रहा कि इसमें क्या निर्णय लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि अगर किसी विवादित मुद्दे पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष जानना चाहता है तो वे ऐसा कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श मांगा है और सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से मना कर दिया है तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है, परामर्श देना या न देना ये पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे भी दिया है, अपना मत प्रकट कर भी दिया है, तो उस परामर्श को मानना या ना मानना ये भी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी परामर्श मांगा गया है, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे, चाहे तो न दे। अगर परामर्श दे दिया गया है तो चाहे तो राष्ट्रपति परामर्श को माने चाहे न माने। परंतु संविधान लागू होने से पहले का कोई मुद्दा है और उस विषय में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना पड़ेगा। नोट कर लेना मित्रों, संविधान लागू होने से पहले का कोई मुद्दा है, उस संदर्भ में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श प्राप्त करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना पड़ेगा। लेकिन औसतन जो मुद्दे होते हैं
राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहे तो परामर्श देना या न देना सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। तो ये है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 217 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 143 में मित्रों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का उल्लेख है। तो ये थी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका और न्यायिक शक्तियाँ। कल हम आपातकालीन उपबंध यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।